गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल जो अभी हम लोग टॉपिक चल रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेखांकन के सिद्धांत। अब लेखांकन के सिद्धांत में जो बातें बताई गई थी वो अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग एजम्पशंस यानी लेखांकन की अवधारणाएं, लेखांकन की प्रथाएं, लेखांकन की मान्यताएं, इन्हें तीनों पर डिस्कस करना है हम लोगों को। जिसमें से कल का जो टॉपिक हम लोगों का था लेखांकन की प्रथाएं या लेखांकन की मान्यताएं यानी अकाउंटिंग कन्वेंशन पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक चलेंगे वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, लेखांकन की अवधारणाएं। तो लेखांकन की अवधारणाएं कितनी हैं, कौन कौन से रूल हैं, कौन कौन से नियम हैं जिसको हम लोग लेखांकन की अवधारणाएं कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उसको एक नज़र आप लोगों को दिखा देते हैं कि कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ये हमारे पास 1 से लेकर के करीब 9 पॉइंट तक आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, दूसरा आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, उसमें 3 जो है फार्मूला दिए हुए हैं, 3 इसमें सूत्र हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसी 9 पर तो ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स 9 पॉइंट बताए गए हैं, तो ये 9 अवधारणाएँ हैं, यही हमारे सिद्धांत बनते हैं, नियम बनते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो नियम बताया गया, जो अवधारणा बताई गई, वो बताई गई अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसके बारे में अभी हम लोगों ने 2 रोज़ 3 रोज़ पहले भी बातें की थी कि अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि कोई भी जो हम लेखांकन करते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार किया जाता है, इसका एक पीरियड होता है। ये नहीं कि बस ऐसे ही साल और दिन और महीने और हफ्ते गुजर रहे हैं और चलता रहता है, नहीं। इसका एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम लोग अपना हिसाब किताब पता करते हैं। जैसे बताया गया था कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च एक अकाउंटिंग पीरियड है जो 12 महीने का होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब ये होता है कि जो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, और दूसरा जो होता है फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। और इनकम टैक्स में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ही मान्य है। इसी को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। यानी कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को किसी एक पीरियड के अंदर, किसी अवधि के अंदर बात दिया जाए कि उतने दिन का हमको हिसाब किताब, अपना आय व्यय और अपने लाभ हानि के बारे में जानना है। तो अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है। नेक्स्ट जो बताया गया था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा का मतलब ये है, जैसे हम लोग जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यानी कोई भी लेन देन होता है, कोई भी व्यवहार होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, तो उसमें 2 पक्ष प्रभावित होते हैं। एक पक्ष डेबिट होता है तो दूसरा पक्ष आवश्यक क्रेडिट होगा। यानी हर एक लेन देन में दोनों पक्षों का आना अनिवार्य है, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। इसीलिए उसके 3 सूत्र बताए गए हैं, जो सूत्र दिखाए गए थे अभी वीडियो में। तो उसमें बताया गया था कि सबसे पहले संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। यानी संपत्ति में क्या होता है, यानी टोटल जो संपत्ति होती है उसमें क्या क्या रहेगा, पूंजी और दायित्व दोनों जुड़े रहेंगे तो पूरी संपत्ति हो जाएगी। दूसरा फार्मूला उसमें बताया गया था पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। तीसरा जो फार्मूला बताया गया था दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी। तो ये 3 सूत्र बताए गए थे जिसको हमने वीडियो में दिखाया था इसको। और नेक्स्ट हम लोगों का जो आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है।
यह हर एक अकाउंटेंट को जानना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा, जिसका भी लेखांकन किया जाएगा, वो मनी में मेजरमेंट होना ज़रूरी है, यानी मुद्रा में उसको मापना ज़रूरी है। यानी कोई भी लेखा करते समय उसका लेखांकन जो है मुद्रा रूपी पैमाने में होना चाहिए। अगर हम उसको मुद्रा रूपी पैमाने में नहीं माप सकते हैं तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे वह व्यापार के लिए कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो। इसलिए बताया गया केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा पुस्तकों में किया जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। वह घटना जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, खातों की बहियों में नहीं लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, यानी वसूली की अवधारणा या प्राप्ति की अवधारणा। तो वसूली की अवधारणा या प्राप्ति की अवधारणा का मतलब ये है कि हम आय किसे माने, व्यय किसे कहें। तो इसमें एक सिस्टम बताया गया है कि आय तभी मानी जाएगी जब आपका व्यवहार, आपका ट्रांजैक्शन, आपकी घटना पूरी घटित हो चुकी होगी। इसके लिए लेखांकन मानक यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में बताया गया है कि बिक्री किसे माना जाएगा। बिक्री तब माना जाएगा जब विक्रेता क्रेता को वस्तुओं का आदान प्रदान कर दे, यानी वस्तुओं को उसको सप्लाई कर दे, वस्तुओं की उसको पूर्ति कर दे, और क्रेता जो है उस माल के बदले में उसको कुछ प्रतिफल दे, कुछ पैसा भुगतान करे, तो इसको माना जाएगा कि ये आपकी आय है। इसी तरह से कोई अगर सेवा देता है, तो कोई व्यक्ति अगर किसी को कोई सेवा देता है और उसके बदले में उधर से कोई प्रतिफल मिलता है, तो ये मान लिया कि ये आपकी आय है। इसी तरह से अगर कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को कोई इस्तेमाल करने देता है, तो जब वो पीरियड ख़त्म होता है तो मान लिया जाएगा कि वो आपकी आय बन गई है। जैसे हमने किराए पर दे दिया मकान, तो मकान का जब 1 महीने का समय गुजर जाएगा तो इसका मतलब कि उसका किराया आपकी आय बन जाएगा। जब तक वो काम या घटना या सेवा आपकी पूरी नहीं होती है, तब तक उसको आय नहीं माना जाता है। ये कहता है कौन? वसूली की अवधारणा, यानी प्राप्ति की अवधारणा। नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक व्यवसाय की अवधारणा। ये पृथक व्यवसाय की जो अवधारणा है ना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। जैसे इसका मतलब क्या है, यानी कि इसमें व्यापार को और व्यापार के स्वामी को, यानी व्यापार को और व्यापारी को, दोनों को पृथक पृथक रखा जाता है। इसीलिए जब व्यापार का स्वामी यानी व्यापारी व्यापार में पूंजी लगाता है, व्यापार में पैसा लगाता है, तो उसकी पूंजी को हम लोग अपने व्यापार की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रखते हैं, क्योंकि व्यापार को उतना देना है। तो इसलिए बताया गया कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग पृथक पृथक व्यक्ति हैं। और ये जो अवधारणा है, ये जो अवधारणा बनाई गई है, ये सभी संगठन के लिए है, यानी कि वो एकल व्यापार हो, चाहे वो साझेदारी हो, चाहे वो कंपनी हो, यानी सभी में इसको माना गया है कि व्यापारी यानी वो ओनर, स्वामी अलग व्यक्ति है और व्यापार अलग व्यक्ति है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा। लागत अवधारणा ये हमें बताती है कि कोई भी वस्तु को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो किस मूल्य पर रिकॉर्ड करेंगे। तो जो वस्तु जिस वैल्यू पर ली गई है, जिस मूल्य में खरीदी गई है, उसी वैल्यू पर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी रिकॉर्ड करने के टाइम अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई है या रिकॉर्ड करने टाइम उसकी वैल्यू घट गई है, तो उस वैल्यू पर नहीं बल्कि जिस वैल्यू पर उसको खरीदा गया हो उसी मूल्य पर, उसी वैल्यू पर उसको दिखाया जाएगा। और उसमें जो खरीदने में संबंधित खर्च भी होंगे उसको भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। जैसे हम कोई लैंड परचेस करते हैं, भूमि परचेस करते हैं 5 लाख रुपए की, उसको रजिस्ट्रेशन कराने में 1 लाख रुपया खर्चा हुआ, तो कुल कितना खर्चा हो गया? 6 लाख रुपया, तो 6 लाख दिखाया जाएगा। तो ये है कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमसे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यानी चालू इकाई की अवधारणा। तो चालू इकाई की अवधारणा हमसे क्या कहती है? करेक्ट, जो भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, इसमें ये मान के लेखा किया जाता है कि भविष्य में भी व्यापार चलता रहेगा। यानी ये तब तक चलता रहेगा जब तक व्यापार समाप्त नहीं होता है या व्यापार दिवालिया नहीं हो जाता है। ये हमारा एक अनंत काल तक व्यापार चलता रहेगा, और इसी के बिहाफ पर हम लोग अपना सारे लेखा बही रखते हैं, और हम लोग लंबे लोन भी लेते हैं, तो इसी बिहाफ पर लेते हैं कि हमारा व्यापार भविष्य में चलता रहेगा। तो कोई भी लेखा रखा जाता है इसमें, तो ये मान के चलाता है कि व्यापार जो है अनंत काल तक, अनंत जीवन काल तक चलता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो बताया गया था वो था वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जांच योग्य लिखित प्रमाण की अवधारणा। यानी कह रहे कोई भी चीज़ जब बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन की जाएगी, जब बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाएगा, यानी उसका लेखा किया जाएगा,
तो जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होगा, जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा, जब तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं होगा, तब तक उसको लेखा नहीं किया जाएगा। जैसे हम माल खरीदते हैं तो माल खरीदते टाइम हमको बिल मिलती है, परचेज बिल, तभी लिखा जाएगा। जब हम सेल करते हैं तो अपने वहाँ से बिल काटते हैं। जब हम कोई किसी को सैलरी देते हैं तो अपने रजिस्टर पर मेंटेन करते हैं, या कोई भी स्टेशनरी खरीदते हैं तो हम उसकी बिल लेते हैं। तो कहने का मतलब है जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है वो बिना एविडेंस के, बिना सबूत के, बिना प्रमाण के नहीं लिखा जाता है, यानी हवा हवाई कुछ नहीं लिखा जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट हमारा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वसूली की अवधारणा, नहीं वसूली कह रहा हूँ, उपार्जन की अवधारणा। तो उपार्जन की अवधारणा का मतलब क्या होता है? उपार्जन की अवधारणा ये होती है कि हम जो भी व्यापार में लेखा कर रहे हैं सिर्फ उसी साल की आय और उसी साल के व्यय को रिकॉर्ड करेंगे, यानी उसके अगले साल की कुछ आय और व्यय को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे अगर कुछ हमने खर्च किया, जैसे रेंट दिया, तो रेंट 12 महीने की जगह पर हमने 15 महीने का रेंट दिया, तो हम जो इस साल रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ 12 महीने का रेंट रिकॉर्ड करेंगे, यानी जो अगले साल का है उस रेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये हमारे किस बेस पर आता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। और इसीलिए जो इस साल का रेंट 15 महीने का दिया गया उसमें से 3 महीने का रेंट घटा के दिखाया जाएगा। ऐसे ही आय का भी मामला है कि अगर कोई आय हमारी अगले साल की प्राप्त इस साल हो गई है तो उसको हम लोग इस साल की आय में उसको घटा के दिखाएंगे। तो ये किसने बताया हमको? ये सारी बातें हम लोगों को एक्रूअल कॉन्सेप्ट ने बताई हुई हैं। तो आज ये हमारे पास करीब 9 कॉन्सेप्ट थे। फिर से एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, यानी लेखांकन अवधि की अवधारणा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यानी द्विपक्षीय अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन की अवधारणा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वसूली की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक व्यवसाय की अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यानी चालू व्यवसाय की अवधारणा, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट यानी जांच योग्य लिखित प्रमाण की अवधारणा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, उपार्जन की अवधारणा। ओके, थैंक यू।